अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वही बात करेंगे आज मेटालिक कैरेक्टर। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आज हम बात करेंगे अबाउट द मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर क्या है? मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे और स्पेशली हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल। ये एक एमसीक्यू है जो कि अक्सर आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेटल, वगैरह वगैरह। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। भाई कैसे हमें पता चलेगा कि एक मेटल बहुत अच्छा मेटल है और मेटल है जो कि अच्छा मेटल नहीं है? इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट दिस। अ गुड मेटल क्या होता है? तो हम बात करते हैं अ गुड मेटल क्या होता है। अ गुड मेटल वो होता है, याद रखना, मेटालिक कैरेक्टर को समझने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को समझेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पे जाके हम सब समझेंगे। देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होती है ना, याद रखना मेरी बात, जितनी कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी वो उतना अच्छा मेटल होता है। बस ये बात याद रखना। हम क्या कहते हैं? इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है मेटल, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, हम कहेंगे अच्छा मेटल नहीं है, वो उतना अच्छा नॉन मेटल है। लेकिन अगर हम कहें एक अच्छा मेटल कौन सा है, फिर हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके जनाब, हम बात करें जनाब आयोनाइजेशन एनर्जी कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा मेटल होगा। दैट विल बी द गुड मेटल। वी अंडरस्टैंड नाउ? अच्छा मेटल कौन होगा? अच्छा मेटल बाबा कौन होगा? ये वो होगा जो आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है। समझ आ रही नहीं बात? बाकी हमने वैसे पीरियोडिक टेबल के बारे में सब पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल को हमने डिटेल में पढ़ा और हमने कहा उसमें तीन चीजें होती हैं, एक मेटल, एक नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड है। अब मेटल नॉन मेटल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हमने ये पढ़ा है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका डायरेक्ट रिलेशन है एक दूसरे के साथ। एक है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने आपको बताया आयोनाइजेशन एनर्जी आपको बताती है कि मेटल है, एक अच्छा मेटल है, और इसकी एक डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। और एक्सेप्ट एक्सेप्शन ये अपने साथ लिख लेना कि इसका रिलेशन तो है लेकिन इसका रिलेशन किसके साथ है? एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बल्कि सॉरी ये मुझे इधर लिखना चाहिए था क्योंकि उधर हम सिर्फ मेटल की बात करेंगे। हम कहते हैं भाई एनालिसिस एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है किसके साथ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ। और डायरेक्ट रिलेशन होता है इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। ठीक है। और हम क्या लिखेंगे इसके साथ? एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस को हटा के, मतलब एक्सेप्शंस नहीं, हम लिखेंगे क्या? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। बस एक्सेप्शंस के अलावा, एक्सेप्शंस के अलावा क्या होता है? एक्सेप्शंस के अलावा ये सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं अभी। आई एम श्योर कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, और मैं आते हैं, इसको मैं हटाऊं तो मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या तरीका बताया? कि वो कौन सा मेटल है जिसकी एनर्जी सबसे कम है, हम कहते हैं वो अच्छा मेटल है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई ये हमारे पास सारा का सारा है। हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है जनाब कि इसमें से एनर्जी सबसे कम किसकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लेस एनर्जी। ठीक है। हम कैसे कैसे पता चलेगा एनर्जी किसकी ज्यादा किसकी कम है? तो एक बात याद रखना, मैंने कहा इसका डायरेक्ट ताल्लुक है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के साथ और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है इसके साथ कि जनाब हम जब लेफ्ट राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इस वक्त हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अच्छा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी तो इंक्रीज होती है, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप कहेंगे सर डायरेक्ट रिलेशन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है, इसका मतलब ये भी इंक्रीज होती है। और व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो हम कहते हैं भाई ये है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज होती है। ये सारे तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती है। इसको कहते हैं ट्रेंडिंग, कि एक साइड पे एक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो बाकी दोनों प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती है। ओके जनाब, अब लेफ्ट टू राइट तो हो गया, लेकिन अगर हम क्या करें? हम टॉप टू बॉटम की बात करें, टॉप टू हम बॉटम आए और फिर हम देखते हैं कि टॉप टू बॉटम भाई क्या होता है। तो टॉप टू बॉटम ये होता है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी
डिक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इनर्शियल एनर्जी नहीं, इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इसके साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, यानी सारी की सारी चीजें डाउन द ग्रुप इन इन डिक्रीज होती हैं। क्या होती है? डिक्रीज। ये निशान नहीं है, निशान ये हम लगाते हैं डिक्रीज के लिए। तो जब मैं ऐसे लिखूँ ना, ऐसे में लिखूँ ना, इसका मतलब होगा क्या? डिक्रीज। और ये मैं थोड़ा सा टेढ़ा लिखता हूँ, अच्छा, कि आपको याद हो। और अगर ऐसे लिखूँ, इसका मतलब क्या है? इंक्रीज। ये इंक्रीज होगा। यू अंडरस्टैंड? तो लेफ्ट राइट, एनर्जी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम एनर्जी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। अब कहानी आसान हो गई, अब चीज़ें बहुत आसान हो गई, क्योंकि मैंने आपको मेन जो इसका पार्ट था वो बता दिया आपको कि क्या होता है। कि जनाब होता ही है कि इन चीज़ों को हमने देखना है, की वाली प्रॉपर्टी इंक्रीज, इसका मतलब एनर्जी इज द मैन फैक्टर। अब इसके बेस पे हम कहते हैं दो चीज़ें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है। इसका मतलब ये है, पीरियोडिक टेबल में अगर आप पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा उठा के देखते हैं और आप पीरियोडिक टेबल को बनाते हैं, पीरियोडिक टेबल को वैसे बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है? ठीक है ना? ये हो गया आपका पीरियोडिक टेबल, ठीक है? इस पीरियोडिक टेबल में किसके अलावा, बेवफा साइमा के अलावा, क्या समझ नहीं समझ आई? मैं समझाता हूं आपको। हम ये कहते हैं भाई यहां पर कौन है? बी। कौन है? बी। कार्बन के नीचे कौन है? यहां कार्बन है, इसके नीचे कौन है? तो आप कहेंगे सर सिलिकॉन खान। ये हो गई बेवफा साइमा। ये क्या हो गई? कौन हो गई? बेवफा, सॉरी, ये हो गई बेवफा साइमा। ये बेवफा साइमा है। ये निमोनिक है, अच्छा, ऐसा ना हो कि आपको ये सच मान समझे, ये निमोनिक्स है। ये बेवफा और उसका नाम है साइमा। तो ये हो गई बेवफा साइमा। अब बेवफा साइमा के बाद हमारे पास क्या आता है? हमें पता है भाई बेवफा साइमा गई, ऑफ कोर्स बेवफा है तो गई जाएगी ना किसी और के साथ। बेवफा साइमा गई, बेवफा साइमा गई। अब बेवफा साइमा गई का मतलब होता है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अब अस्मत साहब के साथ, ये मैं ऐसे करूंगा, अस्मत ए एस और एस बी, अस्मत साहब के साथ कहां? थाईलैंड। कहां गई? टीई। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? ये बेवफा साइमा गई अस्मत साहब के साथ थाईलैंड ना, छोड़ के चली गई बेवफा साइमा, किसके लिए? अस्मत के लिए। एक ऐसे किसके लिए? एक लल्लू सा इंसान था, उसके लिए छोड़ के चली गई। अब ये कहानी है, ये कहानी का मतलब होता है कि केमिस्ट्री के कुछ ऐसे वो होते हैं, क्या नाम है, ये कंसेप्ट होते हैं जिनको वो इन स्टोरी से हम समझाते हैं। क्या होती है कि बेवफा साइमा गई अस्मत साहब के साथ थाईलैंड। ये जो साइमा होती है वो एक ऐसे हल्की फुल्की ऐसे हाइड्रोजन हल्का फुल्का होता है ना, ये हम सिर्फ उस कहानी से इन कंसेप्ट को डीपली समझते हैं। तो एक लल्लू सा इंसान, इस लल्लू, लिथियम को कहते हैं हम, लिथियम को लल्लू कहते हैं। तो केमिस्ट्री को हमने इस तरह वो किया है। हल्का फुल्का सा होता है, इतना सा, ऐसे इतना सा साइमान है, तो वो उसके लिए बेवफाई की साइमान है। तो बेवफा साइमा गई अस्मत साहब के साथ थाईलैंड। ओके। अब ये उसने कहा क्यों छोड़ा? तो उसने कहा भाई वो तो गोल्ड मेडल है, गोल्ड मेडल, गोल्ड जानते हैं ना, एयू, एयू। तो उसने कहा वो गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया। हालांकि तुम प्यार बहुत करते हो, लेकिन मुझे गोल्ड मेडल चाहिए। तो उसने कहा कि इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। तो बेवफा साइमा गई, बेवफा साइमा गई अस्मत साहब के साथ थाईलैंड। अब ये क्या है? ये क्या है? एक ब्रिज। ये एक ब्रिज है और इसको हम कहते हैं मेटलोइड। दिस इज कॉल्ड मेटलोइड। ये मेटलोइड है और ये ब्रिज है। इस तरह के सारे जितने भी हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं। बेवफा साइमा के इस तरफ जितनी भी है ना वो मेटल्स है, और बेवफा साइमा के उस तरफ जितनी भी है ना वो नॉन मेटल्स हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप बेवफा साइमा से इस तरफ आते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर एनर्जी डिक्रीज होगी, और बेवफा साइमा से उस तरफ जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ रही बात? तो ये एक सिंपल याद रखना आपने। बेवफा साइमा याद होगी ना, बेवफा साइमा गई उस लल्लू से इंसान के लिए, गोल्ड मेडल जिसने लिया था उसके लिए गई असमत साहब के साथ। ये बाद में जो थोड़े से कंसेप्ट समझ नहीं आए, जो चीजें समझ नहीं आई वो मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना
बेवफा साइमा गई असमत साहब के साथ थाईलैंड। डू अंडरस्टैंड? ये आपको समझ आया? इसका मतलब हुआ, अब हम आते हैं, इसका मतलब हुआ मेटल क्या होगा? मेटल वो होगा जिसकी अनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? द वन विच हैज अनाइजेशन एनर्जी, अनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? लो, लो होगी। नॉन मेटल क्या होगा? जिसकी अनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? हाई। अब देखो, अगर वो अनाइजेशन एनर्जी हाई है, इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। और ये क्या होगा? ये क्या होगा? इट कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स वेरी इजीली। अब दो चीजें मैं समझाता हूं। द बेस्ट नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज कौन? बेवफा साइमा? नहीं। द बेस्ट नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। ये क्या है? फ्लोरीन है। और हम कहते हैं भाई फ्लोरीन वो है जो खुद एक सूबा है। ये क्या है? बेस्ट नॉन मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। ये एक छोटा सा लेक्चर, लेकिन इसमें जितना नॉलेज आपको मिलेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। ये पूरा का इनऑर्गेनिक की जो बेसिस की चीजें हैं ना, चीजें आपको मिल जाएंगी। हम ये कहते हैं, ये क्या है? हम ये कहते हैं बेस्ट मेटल कौन है? हम कहेंगे सीजियम है। क्यों? क्योंकि सीजियम की लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो यहां पर सीजियम है, सीजियम यहां पर। अब कहिए सर इसके नीचे तो फ्रेंसियम है, लेकिन फ्रेंसियम को तो हम नहीं कंसिडर करते। समझ रही बात? फरहाद को हम कंसिडर ही नहीं करते। फ्रेंसियम फरहाद होता है, जो वो बंदा होता है जो साइमा के लिए सब कुछ करता है, लेकिन साइमा बेवफा बन जाती है और असमत साहब के साथ थाईलैंड चली जाती है। तो भाई फरहाद को कंसिडर ही नहीं करते, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। वो क्या है? रेडियो एक्टिव है। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है, उतनी शोहरत नहीं है, उतना वो नहीं है, रुतबा वगैरह नहीं है। उसको तो लैंडलॉर्ड चाहिए, लिथियम चाहिए। उसको क्या चाहिए? लैंडलॉर्ड चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये सीजियम फ्रेंसियम को या उसको हम कंसिडर नहीं करते। तो सीजियम क्या है? सीजियम इज एक्चुअली द वन विच इज द बेस्ट मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। यू अंडरस्टैंड? अब नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन है। क्या है? अब हम कहेंगे सर ये मैंने एक बात लिखी ना, इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स इजीली, सीजियम, बट इट कैन गेट इलेक्ट्रॉन्स इजीली। हम कहते हैं भाई फ्लोरीन क्या है? सबका बाप है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए हम कहते हैं ये सबका बाप है, किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन इससे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। तो इसलिए हम कहते हैं भाई ये क्या है? अब दो बातें मैंने आपको की है। क्या बातें की मैंने आपको? मैंने आपको ये बात बताई है कि जनाब क्या है ये। अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेटल होगा तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब क्यों हाई होगा? इसको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं, जहां पर टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? थर्मो, जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है, इसकी वो प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है। ये ठीक है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड होता है ना, वो उसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड। और यहाँ पर अगर ये है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो हम कहते हैं भाई ये वांडर वाल फोर्सेस बनाते हैं, VWF, वांडर वाल फोर्सेस। अब वांडर वाल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग है या मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है? तो ऑफ कोर्स मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उनका हाई होगा। देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा मेटल ऑक्साइड। मेटल जब हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये बनाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। याद रखना, अगर मेटल ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है तो हम कहते हैं ये क्या होगा? हमेशा ये बेस होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा NaOH, KOH, या हमने लिखा Na2O2 या KO2। ये क्या है? ये सब बेसिस है। लेकिन अगर ऑक्साइड्स यहां पर बनते हैं, ऑक्साइड्स, और ये ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैंने लिखा नाइट्रोजन के साथ NO2 है, Cl2O3 है, वगैरह वगैरह ऐसे हैं। फिर हम कहेंगे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? ये एसिड्स है। तो दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक, दीज आर एसिडिक एंड दीज आर बेसिक। तो हम ये कहते हैं क्या है? तो ये हमारे पास क्या होता है? ये एसिडिक होते हैं। देखो कहानी मैंने इधर खत्म की है। अगर आप इसको देखेंगे ना तो सारा का सारा कंसेप्ट आपके जहन में आ जाएगा। हम ये कहते हैं जनाब कि हमारे पास जितनी भी है ना, वैसे ग्रुप नंबर 3, पीरियड नंबर 3 आपको याद होगा, नमांग अली से पैसे कल और या अच्छा मैं आपको बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखनी है ना, आप कहेंगे सर ये तो आप बड़ा वो बोल रहे हैं। तो आपने क्या करना है? दो चीज़ें करनी है। एक तो भाई आपने केमिस्ट्री में पॉकेट वाली बुक आपके पास होनी चाहिए। दिस इज द मस्ट हैव बुक, रेफरेंस बुक फॉर द एमडी कैड। आपकी एमडी कैड के लिए रेफरेंस बुक ये बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव दिस बुक, राइट? और आप कहते हैं नहीं मैंने
वैसे केमिस्ट्री की जो कंसेप्ट है ना एफईसी मेरी क्लियर नहीं है, अच्छी नहीं है और मैंने क्लियर करनी है, तो फिर आपको ये वाली बुक इस्तेमाल करनी है। ये 2 बुक्स ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, राइट? कॉलेज केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन माय पॉकेट। तो ये अगर आप देखते हैं ना, ये वाले जो हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको क्या करना है, आप लोगों को इसको देखना है। भाई ये दोनों अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको ऐसे समझ आ जाएगी। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दीज 2 बुक्स। अच्छा, ये आपके लिए रेफरेंस है, इतना याद रखना। और दूसरी बात ये है कि आपने आपने ज्यादा फोकस करना है इनके कंसेप्ट और चीजों पे। यू अंडरस्टैंड? ये हो गया जनाब ये वाला पार्ट। अब अब पीरियड टेबल के इसके पहले भी हमने 2 लेक्चर्स लिए हैं, वो लेक्चर्स आपको देखने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अब कहते हैं, हमने कहा ना डाउन द ग्रुप एनर्जी एनर्जी डिक्रीजेस एंड लेफ्ट राइट एनर्जी एनर्जी इंक्रीज। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मेटल की बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। याद रखना क्या हम लिखेंगे, डाउन द ग्रुप हम क्या लिखेंगे, डाउन द ग्रुप हम ये लिखेंगे कि यार यहां पर क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। और जब लेफ्ट राइट हम जाएंगे, लेफ्ट राइट फॉर एग्जांपल वी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो क्या होगा, हाँ यही होगा जो यहां पर है। मैंने आपको बताया ना, बेवफा साइमा को लेके बेवफा साइमा से उस तरफ जितना भी होगा, बेवफा साइमा से जो उस तरफ होगा ना, आपने क्या करना है, ओके। अब हम थोड़ा सा इधर देखिए, एक मिनट। थैंक यू। ओके, अब हम ये क्या कहा कि डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। देखो मैंने आपको बताया, बेवफा साइमा को लेंगे आपने, बेवफा साइमा जो होगी उससे उस तरफ क्या होगा, इससे इस तरफ क्या होगा, मेटल्स होंगे और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स होंगे। अब कंसेप्ट समझ आया कि भाई बेवफा साइमा जब असमत साहब के साथ जा रही थी तो इसने क्या हुआ, ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज किया। इधर नॉन मेटल है तो भाई नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। डू अंडरस्टैंड? तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। लेकिन हम कहेंगे भाई लेफ्ट राइट भी बताओ, क्या बताओ, लेफ्ट टू राइट ये भी बताओ। तो लेफ्ट राइट क्या होगा, लेफ्ट राइट ये डिक्रीज होगा। हम हाँ, तो लेफ्ट राइट अब क्या होगा, कौन सा करेक्टर इंक्रीज होगा, भाई नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा। और डाउन द ग्रुप हम क्या कहेंगे, डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होगा। यू अंडरस्टैंड? और मैंने आपको बताया भाई प्रॉपर्टीज क्या होगी, तो मेटल की प्रॉपर्टी होती है, खुद अलग जो मेटल होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए वो बेसिक होगा। नॉन मेटल बजाते खुद बेसिक होता है, लेकिन वो ऑक्सीजन के साथ या हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्ड बनाए फिर क्या होगा, फिर एसिड होगा, फिर एसिडिक होगा। दैट वाज ऑल फॉर टुनाइट। ये जो 2 इससे पहले हमने लेक्चर लिए हैं पीरियड टेबल की, वो आप देखिए पहले और फिर जाके इधर आए, फिर आपको समझ आ जाएगी। बिकॉज दिस इज अ वेरी वास्ट टाइप ऑफ टॉपिक, ये कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। ये जो अगर अल्फाज आपको भारी लग रहे हैं और आपको समझ नहीं आती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फिर आप ये सारे लेक्चर्स मेरे देखिए। नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम लिंक दे देंगे, वो जाके उस लिंक से आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई आइडियाज के साथ। अल्लाह हाफिज।